नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग काव्य के लक्षण का अध्ययन करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे कि समय समय पर संस्कृत आचार्यों, हिंदी आचार्यों और पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य के कौन कौन से लक्षण बताए हैं। चलिए फिर आरंभ करते हैं। काव्य काव्य कला का वह सर्वोत्कृष्ट रूप है जो जीवन को सौंदर्य से भर देता है। यानी काव्य वह रचना है जिसमें चित्त किसी भी रस या मनोवेग में डूब जाए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि काव्य में कौन से लक्षण हैं जो यदि हों तो शब्द रचना काव्य कहलाएगी। इसी संदर्भ में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संस्कृत आचार्य। संस्कृत आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट काव्य के लक्षणों में हम अध्ययन करेंगे आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, आचार्य हेमचंद और आचार्य आनंद वर्धन का। आचार्य भामह के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम नाट्यम पद्यम च दुविधा, अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है तथा यह काव्य दो प्रकार का होता है, एक गद्य और दूसरा पद्य। गद्य काव्य और पद्य काव्य दोनों ही यदि हों तो उत्तम काव्य माना जा सकता है। शब्दार्थों सहितों में जो ये सहित आया है, इस सहित के भी हम दो अर्थ ले सकते हैं। पहला हित सहित और दूसरा साहित्यिक सामंजस्य। हित सहित में लोकहित की बात होती है और पाठक के हित की बात, श्रोता के हित की बात या सहृदय के हित की बात है। और साहित्यिक सामंजस्य में अलंकार, छंद, विधान आदि की सामंजस्य की बात कही गई है। आचार्य दंडी के अनुसार शरीरतावदुष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट या चमत्कृत अर्थ से परिपूर्ण पदावली ही काव्य है। यानी इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो केवल शरीर मात्र है। स्पष्ट है कि दंडी केवल शब्दार्थ को ही काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। अब आते हैं आचार्य वामन की ओर। आचार्य वामन का कहना है गुणा अलंकृत्यो शब्दार्थो काव्यम शब्दो विद्यते। आचार्य वामन के अनुसार गुण और अलंकार से युक्त सुंदर शब्द विधान ही काव्य है। आचार्य मम्मट के अनुसार तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः कवापि। आपका मानना है कि शब्द और अर्थ का सुंदर संयोग होना, शब्द रचना का गुण युक्त होना अच्छे काव्य का परिचायक है। यानी ऐसा शब्दार्थ जो दोष से रहित हो, गुणों से युक्त हो और गुणों में ओज, माधुर्य
और प्रसाद आदि आते हैं। इन गुणों से युक्त हो तथा ऐसा गुणों से युक्त काव्य यदि कभी कभी अलंकार से रहित भी हो तब भी वह उत्तम काव्य का परिचायक हो सकता है। अच्छे काव्य में किसी प्रकार का दोष नहीं होता और अलंकार की भी अनिवार्यता नहीं होती है। अब आते हैं आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा पर। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से परिपूर्ण रचना ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य रचना के लिए रस को सर्वाधिक महत्व दिया है। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर में कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय शब्द का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। यानी ऐसे रमणीय शब्द जो सुंदर अर्थ देते हैं, समझने योग्य अर्थ देते हैं, वह काव्य कहलाते हैं। इनके अनुसार जिस शब्द रचना से आनंद की प्राप्ति हो ऐसी रचना ही काव्य कहलाएगी। आचार्य हेमचंद के अनुसार अदोषो सगुण सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, दोषों से रहित, गुणों से युक्त और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य कहलाते हैं। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार काव्य स्यात्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात शब्दार्थ जिसका शरीर हो और आत्मा जिनकी ध्वनि हो वही काव्य है। यानी जिन शब्दों की आत्मा ध्वनि हो, गुणों से युक्त हो, ऐसे शब्दार्थ ही काव्य कहलाएंगे। संस्कृत आचार्यों के बाद अब हम बात करते हैं हिंदी आचार्यों की। अब देखते हैं कि हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। हिंदी आचार्यों में सबसे पहले लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए जिन शब्द विधानों की रचना की जाती है वही शब्द विधान काव्य कहलाते हैं। अर्थात आत्मा और हृदय को रस दशा में पहुंचाने का कार्य जिन शब्द विधान के माध्यम से होता है वो काव्य कहलाते हैं। अब आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ओर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि काव्य गद्य एवं पद दोनों में हो सकता है, बस उसमें श्रोता अथवा पाठक को प्रभावित करने और आनंद प्रदान करने का गुण होना चाहिए। यानी प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति ही काव्य कहलाएगी। बाबू गुलाब राय के अनुसार संसार के प्रति कवि के क्या भाव हैं और कवि की इस मानसिक भाव अनुभूति को व्यक्त करने वाली शब्दावली को हम काव्य कह सकते हैं। चिंतामणि कहते हैं, सगुण अलंकरण सहित दोष रहित जो होई, सबद अर्थ जो करो, कवित विबुद्ध कहत सब होई। अर्थात गुणों सहित, अलंकार सहित, शब्द अर्थ
और गुणों से युक्त और दोषों से रहित जो काव्य हो, जो शब्द विधान हो, वही काव्य कहलाएगा। इसी प्रकार ठाकुर कवि कहते हैं, पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरो सौ कवित्त कहाए। यानी जो बुद्धिमान लोगों का चित्त हरण करता है वही काव्य है। कि ऐसा काव्य, ऐसा शब्द विधान, ऐसी शब्द रचना जो पंडित लोगों की और प्रवीण लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की चित्त को उसी आनंद में डुबो दे जिस आनंद को शब्द विधान में दर्शाया गया है, तो वह शब्द विधान कविता कहलाएगा या काव्य कहलाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि कवि के द्वारा अपने अंतर्मन के सत्य की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही काव्य है। उसी प्रकार से प्रेमचंद कहते हैं, वास्तव में काव्य मानव के जीवन की आलोचना है। महादेवी वर्मा जी का कहना है कि कविता कवि की विशेष अनुभूतियों का ऐसा चित्रण है जिसके द्वारा वो सहृदय के अंदर भी वैसी ही अनुभूतियां उत्पन्न कर देता है। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण देखेंगे, जिसमें हैं सबसे पहले प्लेटो काव्य को कला का ही एक रूप मानते हैं और प्लेटो के अनुसार कवि और कलाकार अनुकरण करते हुए मूल वस्तु या चरित्रों के बिंबों और दृश्यों की प्रतिमूर्ति उपस्थित करते हैं। वे उस वस्तु या चरित्र की वास्तविकता का ज्ञान नहीं रखते। कलाओं और कविताओं को निम्न कोटि का मानने वाले प्लेटो अनुकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि काव्य, साहित्य और कला जीवन और प्रकृति का किसी न किसी रूप में अनुकरण है। उसी प्रकार से आगे चलकर उनके शिष्य अरस्तु ने भी कलाओं को अनुकरणात्मक माना है और उसके महत्व को स्वीकार भी किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि काव्य कल्पना पर आधारित होता है। मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है कि कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जैसे कि प्रेमचंद ने भी कहा था कि काव्य वास्तव में जीवन की आलोचना है, वही कथन मैथ्यू अर्नोल्ड का भी है कि कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कॉलेज का कथन है कि सर्वोत्तम व्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से जो लिखी गई शब्द रचना है वही कविता है। हडसन के अनुसार कविता कल्पना और संयोग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि काव्य की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा दे पाना कठिन है, क्योंकि कविता प्रत्येक काल के अनुरूप अपना कलेवर बदलती रहती है। कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर उसे काव्य माना जा सकता है और ये लक्षण हैं जनभाषा द्वारा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में सुंदरता एवं कलात्मकता, मानवीय भाव अनुभूति एवं जन कल्याण तथा जन जागरूकता। काव्य के लक्षण नामक चैप्टर आपका यही समाप्त होता है और विद्यार्थियों, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे काव्य के हेतु। धन्यवाद।